तो हेलो गाइस, ग्रुप स्टडी में आपका तो हेलो गाइस, ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पॉलीमॉर्फिज्म इन वन शॉट। हमारा जो यूनिट है पॉलीमॉर्फिज्म पूरा अपन एक शॉट में ख़त्म करने वाले गाइस। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो वो है इंट्रोडक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है बहुत सारे फॉर्म्स, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है ओपी का। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में अगर देखूँ तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक एबिलिटी है। एबिलिटी एक क्षमता है टू क्रिएट अ वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट। मतलब मैं एक वेरिएबल बनाऊँ या फंक्शन बनाऊँ या ऑब्जेक्ट बनाऊँ जिसके एक से ज़्यादा फॉर्म हो, तो ये होता है मेरा पॉलीमॉर्फिज्म। थर्ड मतलब जो प्राइमरी गोल है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो ये है कि एबिलिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होती है ना, मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो अलग अलग क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे। उनका एक एबिलिटी होगा कि वो मेथड्स को अलग अलग तरह के रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे मेथड जिनके नाम सेम होंगे बट उनको रिस्पॉन्ड अलग मिलेगा। अब ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे डेफिनेशन में ये नहीं पूछेंगे, बट फिर हमें पता होना चाहिए हमारे एग्जाम में। पता कि इस आंसर में पॉइंट्स काम आ जाए, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कुछ लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्म्स हो गए, और मतलब वही मोर देन वन फॉर्म, उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत आईएमपी पॉइंट्स डिस्कस हुए दोनों चीज़ों के बारे में। तो अभी देखो, इनहेरिटेंस में क्या होता है ना, दो चीज़ होती है कि अपन बेस क्लास और डिराइव क्लास का कंसेप्ट होता है। मतलब क्या, आपको अगर 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 नहीं भी पता, इनहेरिटेंस पता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना याद रखो, यहाँ पे जो चीज़ें ऑपरेशन होती है वो एक क्लास में नहीं होती है। वी हैव अ बेस क्लास एंड वी हैव अ डिराइव क्लास, और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन चलता है। बट पॉलीमॉर्फिज्म में विद इन द क्लास होता है, जो भी होता है विद इन द क्लास होता है, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है, जो टाइप्स हो गए, टाइप्स में अगर यू कैन मेंशन द टाइप्स, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, ये सब टाइप्स है इनहेरिटेंस के, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, वैसे ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स इन पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रन टाइम और एक होता है कंपाइल टाइम। देखो, ये होगा कंपाइल टाइम और ये रन टाइम, ठीक है। अभी कंपाइल टाइम में भी दो चीज़ें होती है। एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम में एक ही होता है, वो होता है वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो ये अपन आगे देखने वाले सारा चूज कुछ। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट, अभी अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। तो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई हैव सीन दिस टॉपिक इन PYQ। देखो, बाइंडिंग मतलब क्या होता है ना, कि किसी फंक्शन के कॉल को उसके डेफिनेशन से कनेक्ट करना। मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो, मीन यहाँ पे मतलब क्या है, कनेक्टिंग अ फंक्शन कॉल टू अप्रोप्रिएट फंक्शन डेफिनेशन। मतलब क्या, फंक्शन को आपने कॉल किया ना, तो इस कॉल को कनेक्ट करना है उसके डेफिनेशन के साथ, ठीक है। उसे कहते हैं बाइंडिंग। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है ना, समझो आपने कॉल किया डेफ सम, वॉइड सम नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो आपके कोड में कहीं तो सम लिखा होगा ना। तो आप जब आपने कॉल किया तो उसके बाद प्रोग्राम क्या करता है, जाके ढूंढता है उसको, ठीक है, मैच करता है, तो उसे अपन बाइंडिंग कहते हैं। तो बाइंडिंग में दो तरीके की बाइंडिंग होती है। एक होता है कंपाइल टाइम में बाइंडिंग और एक होता है रन टाइम में बाइंडिंग, राइट। अभी डिपेंडिंग अपॉन देयर आर टू टाइप्स, और अभी इस पे भी हमने और क्लासीफाई कर दिया। एक होता है अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग, एक ही है। और एक होता है लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग। अब अर्ली बाइंडिंग क्या है? अर्ली बाइंडिंग में क्या, देखो क्या होता है, ये दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग इन विच फंक्शन कॉल इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन डिफिनेशन एट कंपाइल टाइम। मतलब क्या, जब आपने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो फंक्शन को कॉल किया आपने, तो एसोसिएट मतलब क्या होना, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन का मैचिंग होना। तो फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन एसोसिएट हुए कंपाइल टाइम में, ठीक है। देयरफॉर वी से इट अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। आप इसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। फिर से एक बार, फंक्शन कॉल इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। देखो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो फंक्शन कॉल को आपने एसोसिएट किया फंक्शन डेफिनेशन से कंपाइल टाइम में, सो वी से इट अर्ली बाइंडिंग। इसका एक कोड है, बहुत ईजी सा कोड है। देखो कोड कैसा दिया है ना, देखो बेसिक तो अपने को पता है, आई स्ट्रीम पता है ना, वी नो व्हाट इज आई स्ट्रीम, राइट। ये आई स्ट्रीम किया, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस वगैरह, ये तक तो बहुत सब बेसिक है। तो जो बेसिक कोड है वो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, क्लास बेस बनाया, ठीक है। क्लास बेस में हमने क्या किया, अभी देखो कोड हम लोग ना सारे कोड नहीं देखेंगे, हम लोग दो टॉपिक के कोड देखने वाले हैं। एक तो इसका, और दूसरा अपन जो कोड देखेंगे वो होगा हमारा यूनरी ऑपरेटर्स का, क्योंकि यही कोड है जो मैंने एग्जाम में देखा है एक्चुअल में पूछते हुए। तो ये या तो इसके कोड या तो उसके कोड, और कई कई ये कोड ज़्यादा पूछे हैं नहीं। तो ये इसका कोड कैसे किया, देखो हमने एक किया क्लास बेस, ठीक है। अभी क्लास बेस में हमने क्या किया, देखो पब्लिक में वॉइड डिस्प्ले। अभी आपको पता होगा क्लास, पहले तो क्लास बनाया, ठीक है। देखो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, एक क्लास बनाया बेस, एक क्लास बनाया डिराइव, ठीक है। अभी सब क्लास डिराइव को मैंने इनहेरिट किया पब्लिक बेस से। तो ये जो तरीका है, ये इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर क्लास डिराइव, यहाँ पे लिखा मैंने दो डॉट, तो इसको मैंने क्या किया, इनहेरिट किया। अगर आपको कोई डाउट है इनहेरिटेंस में, तो यहाँ पे लिंक में मैं एक वीडियो डाल दूंगा जहाँ पे मैंने इनहेरिटेंस बताया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके इनहेरिटेंस कैसे करते हैं।
तो सर कोड देखते थे, उससे कोड में क्या किया हमने, बेसिक तो पता ही होगा आपको, इंक्लूड आईओ स्पेस नेम स्पेस यहाँ से हो गया, ठीक है। जो बेसिक कोड है वो कैसे, जो मेन कोड है अपना वो कहाँ पे, देखो क्लास बेस बनाया, क्लास डिराइव बनाया, ठीक है। अभी क्लास डिराइव को मैंने पब्लिक बेस, देखो ये जो बेस है ना, इससे मैंने इसको कराया इनहेरिट, तो ये हुआ मेरा बेस क्लास, ये मेरा डिराइव क्लास। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन यहाँ पर भी, डिस्प्ले नाम का फंक्शन इधर भी है। अभी यहाँ को जो डिस्प्ले क्या प्रिंट करा रहा है, सी आउट इन द बेस क्लास, और यहाँ का जो डिस्प्ले क्या करा रहा है, सी आउट इन द डिराइव क्लास। तो मतलब क्या, देखो यही तो हमारा मेरा मेन मुद्दा है ओवरलोडिंग का। मतलब देखो यहाँ पे भी नाम डिस्प्ले है, यहाँ पर भी नाम डिस्प्ले है, नाम सेम है बट काम अलग अलग है। यहाँ पे कुछ अलग काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ अलग काम कर रहा है। दोगलापन है बेसिकली, दोगला इसी को बोलते हैं ना, सुना होगा आपने। तो इसे दोगलापन है, इसी को अपन कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हमने क्लास बेस बनाया, डिराइव बनाया, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्प्ले, यहाँ पर भी डिस्प्ले, बट काम दोनों के अलग अलग है। अब मैंने बना तो दिया, ठीक है। और अब इसको कॉल कैसे करूँगा मैं, इंट मेन में। मैंने इंट मेन बनाया, देखो इंट मेन बनाया। अच्छा ये लगाना मत भूलना, क्लास के बाद आप लगाते हो सेमी कॉलन, ठीक है। ये भूल जाते हैं बच्चे, तो बच्चे क्या, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, इसलिए मैं अपने रेफरेंस से बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी इंट मेन लिखा मैंने। अभी कॉल कैसे करूँगा, देखो एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बेस का, ठीक है। बेस का बनाया बी, डिराइव का बनाया डी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा बेस का, ये हो गया डिराइव मेरा हो गया डिराइव का, ठीक है। बेस का बनाया बी और ये बनाया। अभी देखो मैंने बी से कॉल किया, बी क्या है, बेस का ऑब्जेक्ट है ना, तो बी से कॉल किया डिस्प्ले को, और फिर डी से कॉल किया डिस्प्ले को। अभी आपको पता होगा डिस्प्ले नाम के दो फंक्शन थे, है ना, एक मेरा बेस क्लास में था, एक डिराइव क्लास में था। तो ये जो बी है, ये जो बी है, ठीक है, ये कौन से वाले डिस्प्ले को कॉल करेगा, जो बेस क्लास में डिस्प्ले था ना उसे कॉल करेगा। और जो डी से डिस्प्ले है वो किसके पास आएगा, इसके पास, ठीक है। जो बाइंडिंग बोलते हैं, बाइंडिंग मतलब क्या है, देखो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, है ना, और उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन कॉलिंग का बाइंडिंग हुआ फंक्शन डेफिनेशन से, है ना, इसी के कहते हैं बाइंडिंग। ये जो एसोसिएशन हुआ, फंक्शन कॉलिंग का एसोसिएशन हुआ अपने फंक्शन डेफिनेशन से। उसने ढूंढा डिस्प्ले, अब डिस्प्ले तो अभी देखो बेसिक क्या डिस्प्ले दो है, एक तो बेस में एक ड्राइव में, बट इससे क्या पता भाई मैं किसको बुला रहा हूँ, है ना, दो डिस्प्ले है ना, तो किसके पास भी जा सकता है। बट इसने पहचाना कि जो मेरा जीवन साथी है वो यही है, वॉइड डिस्प्ले वाला, और उसके पास गया, राइट। तो इसको कहते हैं अपन बाइंडिंग होना। तो ये जो बाइंडिंग हुई है ये इसको, और ये कंपाइल टाइम में हुई है, तो ये दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम। इसका आउटपुट भी देख लो, यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है। जब आपने डिस्प्ले को मैं कॉल किया, बी से डिस्प्ले कॉल किया, तो आपको क्या लाइन दिखी, आपको दिखी इन बेस क्लास। और जब आपने डी से कॉल किया, यहाँ से कॉल किया, तो आपको क्या लाइन दिखी, इन डिराइव क्लास। यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने अभी बता दिया आपको। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट बाइंडिंग। अब लेट बाइंडिंग में क्या होता है, लेट बाइंडिंग में देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अभी यहाँ पर रन टाइम में होती चीज़, जैसे वहाँ पर कंपाइल टाइम में हो रही थी ना, यहाँ पर रन टाइम में होती है, बस इतना ही फ़र्क है। मतलब क्या, जो आपने कॉल किया तो फंक्शन कॉल ने जो मैच किया अपने डेफिनेशन को, वो कहाँ पे किया, रन टाइम में किया, इतना ही फ़र्क है। और इसे अपन लेट बाइंडिंग डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। लेट बाइंडिंग डायनामिक बाइंडिंग एक ही। अब एक एमपी पॉइंट, लेट बाइंडिंग को अपन अचीव करते हैं बाय यूजिंग अपन वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं आगे और डीप में देखेंगे, बट अभी यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेलर देख लो। देखो यहाँ पे क्या किया, देखो अभी ज़रा समझने में ज़रा कॉम्प्लेक्स है, देखिए, पर ये कोड अपन वैसे कुछ इतना खास है नहीं, बट देख लो एक बार, ठीक है। ज़रा जूम कर दूँ मैं, ये देखो सेम चीज़ है। एक हमने बनाया क्लास का बेस, एक क्लास बेस बनाया, डिराइव बनाया, और उसको मैंने इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। मैंने जो ये डिराइव है उसको इनहेरिट क्या किया है, बेस से, मेरे बेस से डिराइव ये किया है। अभी देखो यहाँ पे है वॉइड डिस्प्ले और यहाँ पर भी है वॉइड डिस्प्ले, बट यहाँ पे मैंने वर्चुअल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें वॉइड डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है, इन द बेस क्लास, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिराइव क्लास। यही है, सेम चीज़ है जो पहले कोड में थी, बस यहाँ पे एक वर्चुअल लिखा हुआ है अलग से। अभी इंटरमेन में क्या किया मैंने, इंटरमेन में देखो मैंने क्या किया, मैंने बेस का बनाया ऑब्जेक्ट पॉइंटर, और बेस का ऑब्जेक्ट बनाया बी, मतलब बेस के दो ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। ये क्या है, ये जो दो ऑब्जेक्ट है वो किसके थे, बेस के, राइट। अब मैं बता रहा हूँ डिराइव के, देखो डिराइव के दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, डिराइव का एक ही ऑब्जेक्ट है, डिराइव डी। समझ में आया यहाँ तक आपको, मतलब ये जो दो थे ये किसके थे, बेस के ऑब्जेक्ट थे, है ना। और ये डिराइव है किसका ऑब्जेक्ट है, डी का ऑब्जेक्ट है। अभी देखो बेस में जो ये है एस्ट्रिक पॉइंटर, इसको बोलते हैं अपन पॉइंटर ऑब्जेक्ट। देखो टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट, आप एक तो है रेगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि जो बेस बी है ना, ज़रा गंदा हो गया ये देखो ये जो बेस बी है ये कैसा है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, राइट। ये जो बेस बी है कैसा, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। और जो बेस पॉइंटर है कैसा, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। तो बेस के दो है, एक तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, और डिराइव का एक है नॉर्मल ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, देखो ये पॉइंटर है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंटर में स्टोर किया एड्रेस ऑफ बी। नाउ यू टेल मी पॉइंटर इज व्हाट, पॉइंटर इज एड्रेस ऑफ बेस क्लास, राइट। पॉइंटर इज द एड्रेस ऑफ बेस क्लास। एंड जो डिस्प्ले है, ठीक है, ये डिस्प्ले क्या था, फंक्शन था, राइट। अभी मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने पॉइंटर में सेव किया एड्रेस ऑफ बी। नाउ हमको बताओ बी क्या है, बी इज़ माय बेस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैंने बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट में मैंने बेस क्लास का, देखो ये पॉइंटर और ये दोनों भी इसके पास जा रहे हैं ना।
पॉइंटर भी बेस का है और बी भी बेस का है, बट मैंने पॉइंटर में एड्रेस सेव किया है बी का। देखो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, चीज़ें समझेगी, ठीक है। अभी जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा समझ में आएगा क्यों किया ये। अभी मैंने कॉल किया पॉइंटर से, मैंने कॉल किया डिस्प्ले को। देखो जब आप यूज़ करते हो ना, जब आप ऐसे एस्ट्रिक यूज़ कर लेते हो, देखो ये कोड ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ये देखो बेस यही कोड है जो आएगा, ठीक है। तो अगर ये कोड आएगा एग्ज़ाम में आएगा तो इधर से ही आएगा, तो ये कोड देखना ही पड़ेगा। इसके बाद कोई कोड ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया है, एक बेस का बना है ऑब्जेक्ट पॉइंटर, एक बेस का बना है बी, डिराइव का बना है डी। अब मैंने पॉइंटर में सेव किया बी का एड्रेस, ठीक है। तो पॉइंटर क्या था, मेरा एड्रेस बी का था, है ना। और मेरा जो बी है वो भी मेरा ऑब्जेक्ट बी का ही है। तो मैंने बेस के इसमें ही बेस का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब मैंने पॉइंटर से कॉल किया डिस्प्ले को, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़, अब मैंने क्या किया, मैंने पॉइंटर में मैंने स्टोर किया एड्रेस ऑफ डी। अब ये डी क्या है, डी मेरा डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। और ये पॉइंटर क्या है, पॉइंटर मेरा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। मतलब मैंने बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव क्लास का एड्रेस सेव कर दिया। ये एंड मतलब ये जो है ना, ये जो % लिखा है, ऐसे %, इसको बोलते हैं एड्रेस सेव करते हैं इसे। तो ये एंड ऑफ डी जो लिखा है, एंड डी, ये एड्रेस सेव कर दिया। और अब मैंने पॉइंटर से कॉल किया डिस्प्ले को। अब आपको समझ दिख रहा होगा कि मैंने ऐसे क्यों कॉल किया है डिस्प्ले को, पॉइंटर के बाद ये लिखा है। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने जो मेरा पॉइंटर है, जो PTR है वेरिएबल, देखो मैंने PTR को पॉइंटर बोल रहा हूँ बार बार, तो जो PTR है उसके पीछे एस्ट्रिक लगा हुआ है। एस्ट्रिक बोले तो पॉइंटर, ठीक है। तो जब आप एस्ट्रिक से खेलते हो ना, एस्ट्रिक का जो गेम, जब गेम एस्ट्रिक का हो जाता है तो वी यूज़ ऐसे ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं अपन, एरो वाला, ठीक है। तब ऐसे कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को। तो हमने बस वही किया भैया, और फिर लास्ट में कॉल कर दिया और हमको हमारा जो आउटपुट है वो मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे बेस क्लास, यहाँ पे डिराइव क्लास, मतलब आउटपुट सेम ही है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे रन टाइम में हुआ। रन टाइम में जो हमारा प्रोग्राम था उसने मैच किया कि मेरा डेफिनेशन कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि देख रहे हैं आप, ये जो चीज़ है ये रन टाइम में हो रही है। रन टाइम भी उसने देखा कि भाई पॉइंटर में स्टोर किया है मैंने बी का एड्रेस, फिर उसने रन टाइम में देखा कि भाई पॉइंटर में स्टोर किया है मैंने डी का एड्रेस। इस चीज़ें रन टाइम में हुई है, ठीक है। कंपाइल टाइम में नहीं हुई, रन टाइम में हुई है। मतलब कोड रन होते होते वो चेक कर रहा है। कंपाइल टाइम में क्या होता है, पहले वो चेक कर लेता है फिर कोड रन कर देता है। रन टाइम में वो कोड लिख रहा है फिर कुछ चेक कर रहा है, फिर लिख रहा है, फिर कुछ, इसको बोलते हैं रन टाइम में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस इसके बाद ज़्यादा कोड अपने देखेंगे नहीं। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कुछ काम का नहीं। अपन एक ये देख लेते हैं, एक अपना बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। तो ये देखो अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है, इसको अपन स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जो कंपाइल टाइम में होता है। और ये जो है वो रन टाइम में होता है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, इसको अपन अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, इसको अपन का डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक वो या तो बोलो स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग को अपन स्टैटिक कहते हैं, लेट बाइंडिंग को अपन डायनेमिक कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे वी डू नॉट यूज़ वर्चुअल फंक्शंस। अर्ली बाइंडिंग में अपन वर्चुअल फंक्शन यूज़ नहीं करते, लेट बाइंडिंग में वर्चुअल फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट। वी यूज़ वर्चुअल फंक्शन इन लेट बाइंडिंग एंड वी डू नॉट यूज़ वर्चुअल फंक्शन इन लेट बाइंडिंग। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। वी डू नॉट यूज़ वर्चुअल फंक्शन इन अर्ली बाइंडिंग। नाउ अब ये ज़्यादा एफिशिएंट है और ये लेस एफिशिएंट है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा नहीं, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये लेस एफिशिएंट है। और ये ज़्यादा, और ये वाला जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये लेस फ्लेक्सिबल है। एक पॉइंट आप ऐड कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। तो ये एफिशिएंट ज़्यादा है, ये एफिशिएंट कम है। ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है और ये फ्लेक्सिबल कम है, ठीक है। दिस इज़ फ्लेक्सिबल मोर, ये फ्लेक्सिबल लिख देता हूँ मैं। ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल कम है। और वैसे ये एफिशिएंट ज़्यादा है और ये एफिशिएंट कम है। यहाँ पे अपना ये पॉइंट टाइप भी खत्म होता है। अपन आगे बढ़ते हैं अब। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इज टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो मैंने आपको बताया था आपको, देखो दो टाइप होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। नाउ कंपाइल टाइम में वी हैव टू टाइप्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम में वी हैव वर्चुअल फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अपना फर्स्ट टॉपिक। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस है ना, माइनस, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, इनको अपन बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो इन लोगों को ओवरलोड करना, मतलब करना मतलब क्या, इनको रीडिफाइन करना। लाइक देखो ये जो प्लस होता है ना, प्लस, ये आपको पता है इसको मतलब प्लस होता है, पर कंप्यूटर को नहीं पता ये प्लस मतलब सम करना होता है। किसी ने कोड किया होगा, इसके कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखी होंगी, ठीक है, तब जाके समझ में आया होगा कंप्यूटर को कि ये अगर ऐसा सिंबल देखा तो क्या करना है, राइट। लेकिन अब ये जो डेफिनेशन, इसको आप चेंज कर सकते हो। जो जो कंप्यूटर में लाइब्रेरी में हमारे C++ के पहले से ही सेव थे, अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो साइन यही होगा, ठीक है, बट एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कोड के लिए उसके मैं मतलब बदल दूंगा, ठीक है। मतलब वक्त बदल दिए, बात बदल दी, हालत बदल दी, और सीन हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो यहाँ पे दिए हुए किसको आप ओवरलोड कर सकते हो, देखो आप प्लस माइनस है ना, इनको ओवरलोड कर सकते हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे कि ये वाले सिंबल्स हो गए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, एंड और, वैसे ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं इनको आप ओवरलोड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रीम ऑपरेटर्स हो गए, सी इन सी आउट के बाद अपन लिखते हैं इंसर्शन, है ना,
एक्सट्रैक्शन देखा होगा आपने, तो दिस ऑल ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. Now the next topic is rules for operator overloading. Now rules अब क्या क्या है ये देखो. now rules ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत बार पूछा गया है. तो रूल्स क्या देखो, पहले तो फर्स्ट रूल इज ऑल एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, राइट. मतलब वही जो हमने पहले भी देखा था, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को ओवरलोड कर सकते हो. द सेकंड इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज. बेसिक मीनिंग मतलब क्या, अगर आप प्लस को मतलब आप इसको समझो ओवरलोड कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है ऐड करना, है ना. तो ये इसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता. बेसिक मीनिंग हाँ, फंक्शन कुछ और होगा, ठीक है, कुछ और तरीके से काम कर रहा होगा, पर काम तो अभी भी प्लस वाला ही कर रहा होगा. तो ये बेसिक मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते. नाउ जो ओवरलोड आप ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेट मस्ट फॉलो अ सिंटैक्स ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर. मतलब ये एक सिंटैक्स है, ठीक है. सिंटैक्स मतलब आपको पता होगा, एक कीवर्ड लिखता है अपन ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और बीच में ऑपरेटर. नाउ व्हाट इज ऑपरेंड, यू माइट नो व्हाट ऑपरेटर इज. नाउ ऑपरेंड क्या होता है, सो जो मैंने लिखा 5 + 6, ठीक है. तो दिस 5 एंड दिस 6 इज़ माई ऑपरेंड, है ना, एंड दिस प्लस इज़ माई ऑपरेटर. तो यहाँ पे सिंटेक्स होता है, ये फॉलो करना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ओवरलोड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड दैट इज़ ऑफ यूज़र डिफाइंड टाइप. तो देखो यूज़र डिफाइंड मतलब क्या, मतलब हमने डिफाइन किया है ना. प्री डिफाइंड मतलब क्या, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है. काफ़ी चीज़ें होती है जैसे कि कंप्यूटर पे अपन यूज़ करते हैं, अपन डिफाइन नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को ऑलरेडी पता होता है व्हाट एक्चुअली डज इट मीन्स. बट कुछ चीज़ें हमको प्री डिफाइन करने होते हैं. अगर आप ओवरलोड कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक ऐसा ऑपरेंड होना चाहिए जो यूज़र डिफाइंड हो, ठीक है, यूज़र डिफाइंड हो ना. जो अगर आप बाइनरी अरिथमेटिक कर रहे हो, अगर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो एक वैल्यू रिटर्न होनी ही चाहिए. बाइनरी मतलब क्या, जब दो आप मतलब बाइनरी मतलब क्या, यूनरी मतलब एक, बाइनरी मतलब दो. तो अगर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं तो एक वैल्यू रिटर्न होनी ही चाहिए, है ना. ये सब. और एक है अपना लास्ट ये वाला कि अगर बाइनरी ऑपरेटर्स है, अभी ज़रूरी नहीं कि सारे ही देखने हैं, ठीक है, इतने भी लिखे तो काफ़ी है. क्या क्या देखा हमने, इतने ही देख लेते. देखो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स ओवरलोड करना है, बेसिक मीनिंग चेंज नहीं करना, सिंटेक्स फॉलो करना है, एटलीस्ट एक ऑपरेटर जो डिफाइन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेटर है तो रिटर्न अ वैल्यू, है ना. और ये भी देखिए लोग, मैंने हाईलाइट कर दिया. तो जो अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो ओवरलोड सिर्फ मेंबर फंक्शन, अगर मेंबर फंक्शन से आप ओवरलोड कर रहे हो, ठीक है. जो लेफ्ट हैंड है ऑपरेटर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेफरेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्लास. अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझो मैंने ऐसे लिखा कि अगर मैंने लिखा ऑपरेटर, ठीक है, समझो ये मेरा ऑपरेंड 1 है, ये प्लस का साइन ऑपरेंड 2. तो जो लेफ्ट साइड का जो चीज़ है ना, दिट शुड बी अ मेंबर. क्या लिखा है, ये लेफ्ट हैंड ऑपरेंड मस्ट बी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेवेंट क्लास. जो मेरा जो क्लास होगा, जिस क्लास के थ्रू मैं अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, उस क्लास का पार्ट होना चाहिए, ठीक है. तो ये इतना काफ़ी है. अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूनरी. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर से भी कोड पूछा हुआ है और पूछ सकते हैं, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है. तो यूनरी होता क्या, यूनरी मतलब सिर्फ एक, मतलब क्या, सिर्फ माइनस या सिर्फ प्लस या सिर्फ ये वाला या सिर्फ मतलब कोई एक, किसी एक ऑपरेटर को अपन ओवरलोड कर रहे हैं, राइट. नाउ अब इसमें इसका ये सब जो ये सब थ्योरी है, ठीक है. अपन बेसिकली इसमें अपन को देखना है कि इसके लिए इसका कोड पूछते हैं, थ्योरी नहीं पूछते. तो अपन इसका कोड देखते हैं. ये सिंटेक्स है, ठीक है. और जब ये ओवरलोडिंग करते हो तो ये सिंटेक्स होता है, ठीक है. रिटर्न टाइप, ठीक है. रिटर्न टाइप के बाद ऑपरेटर सिंबल, ऑपरेटर. ये ऑपरेटर मतलब क्या, ये लिखना, ये कीवर्ड है, ये जो ऑपरेटर है मेरा, ये कीवर्ड है, ठीक है. ये सिंबल है जिसको मुझे ऑपरेट करना है, प्लस को, माइनस को, एसेट्रा एटसेट्रा. और ये आर्गूमेंट लिस्ट है, ठीक है, जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. और ये क्लास नेम रहेगा, ठीक है. क्लास नेम मतलब ये कोड में समझ में आएगा, सब कोड में देखते हैं इसको क्या होगा आप लोगों को. तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ द कोड. और देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि ये कोड ऐसा यूनरी का कुछ पूछ सकते हैं. तो अब नेक्स्ट टॉपिक ये टाइप कास्टिंग. अब टाइप कास्टिंग क्या होता है, देखो टाइप कास्टिंग मतलब क्या बताऊँ यार मैं. टाइप मतलब देखो, टाइप से मतलब यहाँ पे है डेटा टाइप, ठीक है. तो अगर मैं किसी इंट वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ या फ्लोट वैल्यू को मैं इंट में कन्वर्ट कर दूँ, तो दैट इज़ नथिंग बट माई टाइप कास्टिंग. तो इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं. इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट. इसको अपन थ्योरी में क्या लिखा है, टाइप कन्वर्जन इज अ प्रोसेस. जूम कर दूँ स्क्रीन को ज़रा. सो टाइप कास्टिंग क्या है, एक कन्वर्जन इज अ प्रोसेस इन विच वेरिएबल इन वन डेटा टाइप कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर डेटा टाइप, ठीक है. तो एक डेटा टाइप को मैंने दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ नथिंग बट माई टाइप कास्टिंग. सो कुछ जो होते हैं वो कंपाइलर के द्वारा ही हो जाते हैं, ठीक है. मतलब तो कुछ टाइप कास्टिंग ऐसे होते हैं जो कंपाइलर के द्वारा हो जाते हैं, कन्वर्टेड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ. सो दैट द ऑटोमेटिक कन्वर्जन इज नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन. सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं कोड में दिखाऊँ आपको, बहुत ईजी कोड है. देखो मैंने बनाया वॉइड मेन, ठीक है, मैंने बनाया वॉइड मेन. नाउ वॉइड मेन में व्हाट आई एम डूइंग इज, सी आई हैव इंट एक्स, ठीक है. नाउ यू टेल मी इफ इंट एक्स है, मतलब एक्स क्या है मेरा, एक्स मेरा इंटीजर टाइप का है, राइट. इंटीजर है मेरा एक्स, क्लियर. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, देखो फ्लोट वाई इज इक्वल टू 9.999. सो दिस वाई हैव अ वैल्यू, राइट. वाई एक्स में तो कुछ वैल्यू है नहीं,
ठीक है, बट वाई में वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्या है 9.999। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू में डाल दूँ वाई में, ठीक है। नाउ एक्स क्या था मेरा, एक्स इंट था, एक्स क्या था मेरा इंटीजर था, ठीक है। और वाई में जो नंबर है वो कैसे मेरा फ्लोट नंबर है। अब अगर मैं एस में एक्स के अंदर में डाल दूंगा वाई का वैल्यू, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो वाई था, जो फ्लोट वैल्यू था, उसको वो इम्प्लिसिटली जो मेरा कंपाइलर है उसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि देखो मैं वैल्यू किसको दे रहा हूँ, एक्स को, है ना, तो एक्स क्या मेरा इंटीजर है, तो ये वाई को जो कुछ भी है वाई उसको इंटीजर होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं एक्स को असाइन कर रहा हूँ उसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है, ये एक्स क्या है, मेरा इंटीजर टाइप का है, तो नो मैटर मेरा वाई क्या था उसको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स को असाइन होने वाला है। तो मेरा जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली 9.99 को 99 कर देगा, 99, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 99, है ना, एंड 0.99 भी ट्रंक डिलीट कर दिया, जो ट्रंकेट मतलब डिलीट, मतलब समझ में आ गया आपको। दिस इज माई इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। नाउ आगे बढ़। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे इसको, बट नाउ वी हैव बेसिक टाइप टू क्लास टाइप, ठीक है, मतलब बेसिक टाइप से अपन क्लास टाइप में कर रहे हैं। अच्छा, एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि स्क्रीन छोटी है, यू कैन जस्ट जूम इन, ठीक है, जूम इन करोगे तो आपको ज़रा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेसिक टाइप से क्लास टाइप में क्या हो रहा है, तो हो रहा होता है ना, देखो सिंपल एक कोड देखते हैं, ये सब इसका थ्योरी ज़्यादा नहीं देखते। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, असाइन इंट वैल्यू टू अ क्लास। हमने क्लास को इंट वैल्यू असाइन कर दी, टाइप कास्टिंग क्या ना, यहाँ पे क्लास वैल्यू को हमने इंट कर दिया। आप कैसे किया, देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये बेसिक कोड है, आप चाहिए तो ऐसे ले लेना। क्लास इमेज बनाया, ठीक है, सब फालतू है, क्लास इमेज बनाया, इसके डेटा मेंबर्स दे दिए, है ना, हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया, राइट ना। उसके बाद मैंने अभी देखो हाइट, यहाँ पे कुछ वैल्यूज तो पास नहीं किए मैंने, हाइट है, विथ है, बट हाइट की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है ना, कुछ वैल्यू, कुछ नंबर अभी तक पास हुआ नहीं है। विथ में वैल्यू 8 है, बट विथ क्या है, कुछ नहीं है। डिस्प्ले में मैंने डिस्प्ले करा दिया। मैं वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैंने लिखा इमेज OBJ10, है ना। अब ये इमेज OBJ10 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोड इसका कोड नहीं पूछेंगे मे बी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू क्या किया मैं इंटीजर किया कैसे, ठीक है, ताकि आप भी किसी कोई भी कोड, बेसिक कोड लिख के आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको यही कोड लिखना है सेम टू सेम। देखो हमने मतलब यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग का जो लाइन है वो ये है, हमने तो कैसे किया, इंट न्यू वैल इज इक्वल टू 11। ये देखो यहाँ पे इंट न्यू वैल इज इक्वल टू 11, यहाँ पर टाइप कास्टिंग की कैसे किया, देखो पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, हमने इमेज में 10 पास किया, ठीक है, इमेज को OBJ में हमने 10 पास किया, तो यहाँ पे क्या वो 10 यहाँ पे क्या, ठीक है, ये जो दिख रहा है इंट है, तो इमेज का ये यहाँ पे 10 चला गया, और वो 10 चला गया यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखो यहाँ पे मैंने लिखा इंट न्यू वैल इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OBJ1 इज इक्वल टू न्यू वैल। अब मेरे को बताओ ये जो न्यू वैल था ये क्या था, इंट में था ना, न्यू वैल जो है ये इंट न्यू वैल, तो यहाँ पे लिखा ना इंट INT, इंट में था। अब मैंने क्या किया, मैंने OBJ1, व्हाट इज OBJ1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इमेज, राइट, इमेज मेरे क्लास का नाम है, उसका ऑब्जेक्ट OBJ1, और OBJ1 के आगे मैंने लिख दिया न्यू वैल। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप मैंने इंटीजर कर दिया, तो इंट वैल्यू असाइन कर दिया मैंने क्लास को, हो गया। उसके बाद फिर मैंने कॉल कर दिया OBJ1 डिस्प्ले से। अब अभी जो OBJ1 में जो वैल्यू जाएगी 11 जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट में 10 पास कर दिया था, मतलब मैंने पैरामीटर में 10 दे दिया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा, इंट है, फ्लोट है, कुछ लिखा ही नहीं, बट यहाँ मैंने पहले इंट न्यू वैल बनाया और फिर उसको इंट OBJ1 इसको तो न्यू वैल कर दिया, तो मैंने इंट पास कर दिया, इंट कर दिया उसके डेटा टाइप। तो दिस इज नथिंग बट आवर टाइप कास्टिंग, जिसको मैंने इंटीजर कर दिया। सो द नेक्स्ट IMP टॉपिक इज एक्सप्लिसिट एंड म्यूटेबल कीवर्ड्स, ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड म्यूटेबल। अभी इससे पहले जो हमने देखा होता है इम्प्लिसिट, नाउ वी आर सीइंग एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट कीवर्ड जो है यहाँ पे एक्सप्लिसिट कीवर्ड, अभी यहाँ पे इतना देर देखने से अच्छा मैं बताता हूँ इसमें करते क्या है अपन। अब इसमें जो एक्सप्लिसिट है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसा है कि देखो ये अपन यूज़ करते हैं किसमें, कंस्ट्रक्टर में, किसमें कंस्ट्रक्टर। अभी आपको पता होगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सपोज मेरा क्लास का नाम है A, तो मेरा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, उसका नाम भी A ही होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा क्लास का नाम अगर A है तो उसके अंदर कोई भी मेंबर होंगे उसका नाम A नहीं हो सकता, कुछ भी होगा A नहीं होगा, A हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा कोड अपना। बट एक ही सीन पे, एक ही केस, एक ही सिनेरियो पे क्लास का नाम और अंदर एक मेथड का नाम सेम होता है। कब, जब अंदर वाला जो चीज़ है वो हो कंस्ट्रक्टर, या अगर ऐसा बोल दो कि अगर नाम सेम है तो वो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है, मतलब जैसे अपन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं
तो जो अपना कंस्ट्रक्टर है बन जाता है अपने आप, ठीक है, मतलब इम्प्लिसिटली बन जाता है। बट अब ऐसा नहीं है कि इम्प्लिसिटली बनता है, हम खुद भी बना सकते हैं। अगर हमें खुद ने बनाना है तो क्या करेंगे अपन, बस उस क्लास के अंदर एक वैल्यू, मतलब उसी क्लास के नाम का एक मेथड कर देंगे साइन अप। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो अपन कोड में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर्स है वही लाइन लिखी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो कंपाइलर के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड किए होते हैं, बट अपन उसको खुद भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली ना। यहाँ पे अपन यूज़ क्यों करते हैं नाउ, द व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड एक्सप्लिसिट। तो इसका यूज़ ये है कि ये ना इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब देखो क्या है ना कि कई बार कोड में चीज़ ऐसी होती है कि हमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन, हम देखो अगर ये तो बहुत छोटे छोटे कोड्स हैं ना, पर अगर मैंने बहुत बड़ा कोड लिखा है, कुछ बहुत बड़ा एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पे ऐसे कुछ सीन्स, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे मुझे वहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करवाना। समझ में आ रहा है आपको? इम्प्लिसिट मतलब जो कंपाइलर अपने आप कर रहा है। देखो कंपाइलर अपना कुछ भी कर सकता है। कंपाइलर तो देखा आपने कि कंपाइलर ने कैसे मेरे फ्लोट वैल्यू को इंटीजर कर दिया। बट सपोज़ मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे एकदम प्रिसाइज वैल्यूज चाहिए, मतलब 99.99990 है तो मुझे 99.99990 ही चाहिए। पर इंट ने क्या किया, 99.9990 को 99 कर दिया। तो इतना यूज, अगर जब मैं इतने प्रिसीजन पे काम कर रहा हूँ, अगर इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर करूँगा तो मेरा कोड पूरा बर्बाद हो जाएगा ना। तो वहाँ पे अपन अब ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन ना हो, मतलब इसे कम गलती से भी ना हो, तो अपन इसलिए अपन यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट कीवर्ड। तो वो रोकता है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउड टू मेक इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब जो इन C++ जो है, कंपाइलर इज़ अलाउड टू मेक वन इम्प्लिसिट कन्वर्जन टू रिजॉल्व द पैरामीटर्स वो फंक्शन। नाउ इम्प्लिसिट कन्वर्जन को अलाउ करता है C++ में, कंपाइलर इज़ अलाउड कि ताकि वो एक कन्वर्जन कर सके पैरामीटर रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन प्रीफिक्सिंग द एक्सप्लिसिट कीवर्ड टू द कंस्ट्रक्टर प्रिवेंट्स द कंपाइलर फ्रॉम यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्या बोला, अगर मैंने प्रीफिक्स कर दिया एक्सप्लिसिट कीवर्ड मेरे कंस्ट्रक्टर के पीछे, अगर मैंने ये वर्ड लगा दिया, कीवर्ड लगा दिया एक्सप्लिसिट, तो प्रिवेंट करेगा मेरे कंपाइलर को यूज़ करने से कंस्ट्रक्टर को फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो अब मेरा जो कंस्ट्रक्टर है विल नॉट बी यूज्ड फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड दैट इज़ इट। इतना इजी है, थ्योरी इसका ख़त्म हो गया। कोड भी बहुत इजी है, एक बार दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी हियर वी हैव अ क्लास टेस्ट, ठीक है। अभी क्लास टेस्ट, अब में हमने देखो क्या किया, इंट वैल लिया है। अभी इंट वैल में कोई वेरिएबल होगा जिसका टाइप है इंटीजर। पब्लिक में मैंने क्या किया है, टेस्ट। अभी जिसको नहीं पता व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, देख लो भैया, इससे बेसिक, इससे इजी कोड नहीं है कंस्ट्रक्टर का। यहीं पे देखो, ये टेस्ट है, यहाँ पर भी टेस्ट है, तो दिस इज़ नथिंग बट माई कंस्ट्रक्टर। इतना पार्ट जो है मेरा कंस्ट्रक्टर का है। अभी मैंने उसमें क्या किया, मैंने इसमें इंट वैल इंडेक्स और वैल एक्स, ठीक है, मतलब मैंने ये यहाँ पे इंट, इसका पैरामीटर क्या है इंडेक्स, और मैंने ये वैल एक्स, ये वैल्यूज भी यूज़ किया हुआ है। अब मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, देखो अब ये तो बेसिक लाइन हो गया, ये सब, ये तो क्लास का पार्ट हो गया। अभी ये मैंने देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कहाँ पे यूज़ किया है, तो सॉरी ये तो इस कोड में दिखाया है कि कैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इम्प्लिसिट। देखो ये जो दिखा टेस्ट OBJ इज इक्वल टू 100। ना यहाँ पे क्या किया मैंने अपने कंस्ट्रक्टर को, देखो यहाँ पे जो टेस्ट OBJ इज इक्वल टू 100, ये जो तरीका है ना, इस तरीके को बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। आपने देखा तो हमने वहाँ पे फर्स्ट में देखा ही था क्लास को, कैसे हमने इंट वैल्यू असाइन कर दी थी, है ना। तो उस कोड में हमने एक चीज़ देखी थी, कैसे टेस्ट OBJ इक्वल टू 100 किया। मतलब क्या हुआ, मैंने इस OBJ में ये इंट 100 क्या है, 100 इंटीजर वैल्यू है ना, तो मैंने ये असाइन कर दी, मैंने इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दिया। पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, तो मैं क्या करूँगा, आई यूज़ द कीवर्ड एक्सप्लिसिट। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे कोड है, वही सेम कोड है, सेम कोड, कुछ फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे देखो एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है और कुछ भी फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर अब मैंने ये गलती की है, टेस्ट OBJ इक्वल टू 100, समझो गलती से मेरे से हो भी जाता है, तो मेरे को एरर दिखा देगा ये कि इनिशियलाइजिंग कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू टेस्ट। मतलब समझ में आ गया कि मैंने जैसे एक्सप्लिसिट यूज़ किया, अब मेरा कंपाइलर अलाउ ही नहीं करेगा मुझे कि मैं उसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर सकूँ। तो मुझको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई इस लाइन में कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरा अपना ठीक कर लूँगा और मेरा कोड स्मूथली काम कर जाएगा, एंड देयर दिस पार्ट एंड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेबल। अच्छा, म्यूटेबल से पहले देख लो यहाँ पे एडवांटेज लिखा है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का, ये है कि जो कोड है अपना वो होता है लेस एरर प्रोन, मतलब जो एरर की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। सो विल कम बैक टू आवर टॉपिक, म्यूटेबल कीवर्ड। म्यूटेबल कब यूज़ करते हैं, पहले म्यूटेबल को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नहीं समझा तो ये नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। तो चीज़ क्या होती है ना, देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंट क्लास ऑब्जेक्ट। इसमें होता क्या है, when the object is declared or created with constant, ठीक है, तो then the data members cannot be changed।
एज सिंपल एज दैट, अगर आपने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया किसी चीज़ को तो उसका मतलब ही होता है भाई, सुन के समझ में आ रहा है कि नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। अब म्यूटेबल क्या है, समझ लो अगर कांस्टेंट एक वायरस है तो वैक्सीन म्यूटेबल है, ठीक है। तो कांस्टेंट की बीमारी क्या थी, अगर मैंने किसी चीज़ को कांस्टेंट कर दिया है तो मैं उसको वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहा। अब वैक्सीन क्या है, म्यूटेबल, मतलब डिस्पाइट ऑफ बीइंग दैट द मेंबर बी कांस्टेंट, मैं उसको स्टिल चेंज कर सकता हूँ अगर मैंने उसको म्यूटेबल यूज़ किया तो म्यूटेबल कीवर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं उन डाटा मेंबर्स पे जिसको अपन चेंज करना चाहते हैं, इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मतलब अगर कांस्टेंट है फिर भी मुझे चेंज करना है तो आई विल यूज़ द कीवर्ड म्यूटेबल। नाउ लेट्स सी अ वेरी सिंपल एंड क्यूट सा कोड। यहाँ पे देखो ये बेसिक इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम्स में स्टैंडर्ड इतना दे दिया। अब मैंने बनाया क्लास टेस्ट, ठीक है। क्लास टेस्ट से मैंने एक ए लिया, तब ये जो ए क्या है, ए नॉर्मल है मेरा, ए क्या है, नॉर्मल है, एंड बी कैसा म्यूटेबल। तो मेरे दो वेरिएबल्स है, एक इंट ए है और एक इंट बी है। इंट ए नॉर्मल है और इंट बी जो है इट्स अब म्यूटेबल, वहाँ पे मैंने म्यूटेबल डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं देखो पब्लिक में टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट में मैंने असाइन किया, व्हाट इज दिस टेस्ट, अगेन दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। As you can see, the class name was test and this method name is also test. So when the name is same, that is constructor. तो यहाँ पे देखो मैंने असाइन किया, मैंने ए की वैल्यू 0 की, बी की वैल्यू 0 की। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे लिखा मैं void change const, ठीक है। देखो void change const, ये जो मेरा void change है ना, ये चेंज जो है ये मेरे नाम है मेथड का, और जो मैंने const लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या कि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे दिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। अब ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ए में जो वैल्यू है वो 10 हो जाए, जो भी ए की वैल्यू थी उसमें 10 प्लस हो जाए, और ए की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 प्लस 10 क्या हो जाएगी, 10। बट ये होगा नहीं, एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए देखो ए मेरा नॉर्मल था, इंट ए लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं लिख रहा हूँ बी इज इक्वल टू बी प्लस 20, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यूटेबल था। आई कैन म्यूटेट इट, म्यूटेट मतलब पता है ना चेंज करना। देखो ये म्यूटेबल होता है, ये म्यूटेट हो गया। अब बस मैंने क्या किया, मैंने कॉन्स्टेंट का एक बनाया, सॉरी मैंने इसका बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, कांस्टेंट टेस्ट ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाता है, ठीक है। टेस्ट मेरे इज माय क्लास नेम, ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट एंड कांस्टेंट मैंने यूज़ क्योंकि मैंने यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ किया हुआ था, है ना। फिर मैंने क्या किया, ओबीजे से चेंज कॉल किया। व्हाट इज माय चेंज, चेंज इज माय मेथड नेम ऑफ द फंक्शन या मेथड, ये जो दिखा है आपको यहाँ पे लिखा है चेंज, इसको मैंने कॉल किया विद द ऑब्जेक्ट ये ओबीजे। जैसे मैंने इसको कॉल किया, इस ओबीजे से जब मैंने कॉल किया इसको चेंज को, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा कोड रन हो जाएगा और यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट वेरी फेवरेट PYQ टॉपिक, फंक्शन ओवरलोडिंग। डेफिनेशन क्या है इसका भैया, देखो फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट है इन विच वन कैन यूज़ मेनी फंक्शंस हैविंग सेम फंक्शन नेम। बहुत सारे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं जिसका सेम नेम सेम है, बट कैन पास डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो फ़र्क क्या है, वी हैव मेनी फंक्शंस जिसके नाम सेम है, अलग फ़र्क, नाम तो सेम है बट फ़र्क क्या है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग है, या टाइप पैरामीटर या तो इन टाइप का हो गया, या फ्लोट हो गया, डबल हो गया, तो ये क्या टाइप में फ़र्क हो रहा है, ठीक है। तो या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट और द डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर कैन बी डिफरेंट। अब यहाँ पे रूल्स क्या है, देखो 3 रूल है इसके। पहला रूल ये है कि जो हमारा जो आप जिस फंक्शन को आपने ओवरलोड किया है, तो ओवरलोडेड फंक्शंस, ठीक है, में डिफर बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो उसका जो डिफरेंस है पैरामीटर का हो सकता है। द सेकंड जो डिफर बाय डेटा टाइप्स, तो जो डिफरेंस है वो जो ओवरलोड फंक्शन है वो डिफर मतलब वो एक दूसरे से अलग होंगे, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा टाइप। एंड द थर्ड वन इज सेम फंक्शन नेम इज यूज फॉर वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। मतलब जो यहाँ पे देखा वही घुमा के इधर लिखा है कि सेम फंक्शन नेम यूज़ करेंगे, अलग अलग इंस्टेंस पे वी विल यूज द सेम नेम। नाउ अ वेरी बेसिक प्रोटोटाइप, नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमने इंट सम, तो यहाँ पे तीनों ही फंक्शन का नाम क्या है, सेम। फ़र्क क्या है, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वी हैव 2 पैरामीटर्स ए बी, वी हैव 3 पैरामीटर्स ए बी सी, एंड वी हैव 4 पैरामीटर्स ए बी सी डी। नाउ इन दिस केस the name is sum, तो the name of the function is same। फ़र्क क्या है, फ़र्क है इन द डेटा टाइप। यू कैन सी ये इंट का है, ये फ्लोट का है, ये डबल का है, ये कैर का है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अगर डेटा टाइप जो हमारा इंट है तो अंदर जो वैल्यूज़ पैरामीटर में पास करके वो भी इंट ही होने चाहिए, ठीक है। देखो इंट में इंट है, फ्लोट में फ्लोट है, डबल में डबल है, सेम इज कैर में कैर है। यहाँ पे ख़त्म। सर गुड बहुत सिंपल है भाई। देखो अपने ये बेसिक आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम से तो कर दिया। अब क्लास बनाया टेस्ट, ठीक है। प्राइवेट में मैंने दिया ABCD और मैंने इंट सम। फ़र्क क्या है, इसका 2 इंट यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, ठीक है। अब मैंने क्लास के बाहर डिफाइन किया, क्लास के बाहर अगर मैंने डिफाइन करना है तो आई यूज़ दिस 4 डॉट, 1 2 3 4, वी से स्कोप रेजोल्यूशन, क्योंकि मैंने क्लास के बाहर देख रहा है यहाँ पे क्लास खत्म हो गई इस लाइन पे, यहाँ के इसके बाहर में बता रहा हूँ टेस्ट, ठीक है।
तो यहाँ के बाहर जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ किसको, इस सम को। अगर दिख रहा होगा ये सम इंट बी किसको, मैंने इसको डिफाइन किया। ये सम इंट ए बी सी किसको किया, इसको किया। और उसके नीचे जो दिख नहीं रहा वो इसमें इसको करूँगा। मतलब ये है क्लास के अंदर, डिफाइन कर रहा हूँ क्लास के बाहर। सो आई यूज़ दिस 4 डॉट्स के स्कोप रिजोल्यूशन। उसका भी सिंटेक्स क्या होता है, फर्स्ट आई विल राइट द डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या है, इंट है तो पहले ये आएगा इंट, ये इंट यहाँ पे आया। देन आई विल राइट द क्लास नेम, क्लास का नाम क्या है टेस्ट, तो टेस्ट का नेम यहाँ पे आया। देन आई विल यूज़ दिस सिंबल 4 डॉट वाला, वो यहाँ पे किया। एंड देन जो फंक्शन का नाम था आपके सम, वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा विद द पैरामीटर्स, ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने इसको कॉल किया तो मैंने a+b किया, मतलब a+b रिटर्न कर दिया। फिर जब मैंने उसके नीचे वाले को कॉल किया, जब मैंने इसको कॉल किया इसको इंट सम ए 2 वाले को, तो फिर मैंने a+b+c कॉल कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसको कॉल किया, ठीक इसमें 4 है, तो फिर मैंने a+b+c+d कर दिया, ख़त्म। इतना ही कोड था। ठीक है, इंटरमेन में कैसे किया, इंटरमेन में देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने पहले टेस्ट का बनाया ऑब्जेक्ट, फिर ठीक है, फिर मैंने इंट ए बी सी डी लिया। अब ये चॉइस वाला सीन किया। अब देखो चॉइस की सीन की गरज भी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कॉल, इसको सादा तरीके से भी कॉल कर सकते हो। आप ए की वैल्यू ले लो, बी की वैल्यू ले लो, सी की वैल्यू ले लो, डी की वैल्यू ले लो, चारों की वैल्यू ले लिया आपने सीन करके। ठीक है, और बस अपने फंक्शन को कॉल कर देना है। कॉल करते ही वहाँ पे वो जिसको कॉल करोगे वहाँ पे जो अपना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ज़रा कॉम्प्लेक्स कर दिया, उन्होंने ज़रा स्विच विच बना दिया है, इतना कुछ इसको सजाने की ज़रूरत है नहीं। अब सादा लिखो। ठीक है, अब जैसे अपनी ए बी सी डी की वैल्यू ले लो, सीन करके, सीन पता है ना, सीन सीकन की वैल्यू ले ली, और उसके बाद फिर मैंने कॉल कर दिया। कैसे कॉल करूँगा, OBJ के थ्रू, OBJ डॉट सम। ठीक है, OBJ डॉट सम। फिर जितने आप पैरामीटर दोगे, अगर 2 पैरामीटर दोगे तो अलग चीज़ कॉल होगी, 3 पैरामीटर दोगे तो अलग चीज़ कॉल होगी, एंड गोज़ ऑन। द नेक्स्ट वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ SPPU, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका नाम जो है, जो इसका दूसरा नाम है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसका दूसरा नाम है या लेट बाइंडिंग, दोनों इसी को कहते हैं। नाउ इस फंक्शन में जो इसका रिजॉल्व एट रन टाइम, जो इसका रिजॉल्व जो बाइंडिंग होती है रन टाइम में होती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देख लो कि जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो अपन अचीव करते हैं बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। नाउ याद रखना, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग अलग चीज़ है। ठीक है, नाम सेम ही होते हैं फंक्शन के, बट ओवरलोडिंग में क्या होता है ना, देखो सेम क्लास में चीज़ें हो रही होती है ना। जब अपन ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं तो सेम क्लास में कर रहे होते हैं ना। लेकिन जब ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ओवरराइडिंग में क्या होता है, बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, मतलब इनहेरिटेंस आ जाता है। ठीक है, व्हेन आई से ओवरराइडिंग देन आई टॉक अबाउट इनहेरिटेंस। ठीक है, मैं लिख नहीं पाऊंगा पूरा, आई एम जस्ट सेइंग इट, इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि रीडिफाइनिंग अ फंक्शन इन डिराइव क्लास इज नोन एज ओवरराइडिंग। मतलब मैंने किसी फंक्शन को रीडिफाइन किया इन बेस डिराइव क्लास। नाउ यू नो व्हाट इज बेस क्लास। बेस क्लास इज माई पेरेंट क्लास, द पेरेंट जो मेन होता है पेरेंट, उसको बोलते हैं बेस क्लास। और जो उसे डिराइव किया डी क्लास, जो उसे डिराइव करता है उसको बोलते हैं डिराइव क्लास। तो मैंने किसी बेस क्लास के फंक्शन को मैंने रीडिफाइन किया, उसको डिफिनेशन वापस नया डिफिनेशन दे दिया डिराइव क्लास में, तो दैट इज़ माई फंक्शन ओवरराइडिंग। नाउ यहाँ पे दिया है फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है विद इन द क्लास, मतलब उस क्लास के विद इन हो रही होती है चीज़ें। ठीक है, वी कैन डिक्लेयर सम फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट रिटर्न टाइप। जैसे आपने देखा कुछ देर पहले हमारे क्लास में 3 मेथड्स थे, तीनों का नाम था सम सम सम, बट एक में 2 पैरामीटर थे, एक में 3 थे, एक में 4 थे, बट थे तो तीनों क्लास में ही ना। बट ओवरराइडिंग में चीज़ें अलग हो जाती है, एक बेस में होता है उसको रिटर्न करते हैं डिराइव क्लास में। आगे देखते हैं। अब इसका एक बहुत इजी सा कोड है, बट ज़रा लेंदी है। देखो इजी है, बहुत इजी सच्ची बोल रहा हूँ, बट वन शॉट देख रहे हैं। अगर आप सच्ची बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए होगा कोड, आप मुझे कमेंट कर देना कि किस टॉपिक का कोड चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से एक वीडियो में। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो कंपाइल टाइम में क्या हो, पहले तो नाम में ही देख लो कि जो रिजॉल्व है, द कॉल टू द फंक्शन हैविंग द सेम नेम इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। देखो दोनों चीज़ में नाम चीज़ें यही होती है, बहुत सारे फंक्शन के नाम सेम होते हैं। तो जो कॉल है फंक्शन का जिसका नेम सेम है वो कंपाइल टाइम में रिजॉल्व क्या होता है, बाइंडिंग करना। तो याद कि अब बचपन में हम देखो, बचपन में पढ़ा था हमने, बचपन मतलब आज के बचपन में, कि ये देखा था हमने कि फंक्शन का कॉल और डेफिनेशन का एसोसिएशन उसे कहते हैं बाइंडिंग, और उससे कोई एक शॉर्ट में तो बोलूँगा रिजॉल्व, तो उसी को रिजॉल्व बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो कॉल टू द फंक्शन हैविंग सेम नेम इज रिजॉल्व एट रन टाइम, तो उसको रन टाइम में रिजॉल्व किया। नेक्स्ट चीज़
इस टाइप में क्या होता है, अपन ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं, राइट। कंपाइल टाइम में यूज़ ओवरलोडिंग इज अ टूल। सो इन दिस टाइप द फंक्शन ओवरलोडिंग मैकेनिज्म इज यूज, ओवरलोडिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे ओवरराइडिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो प्रकार होते हैं। देखा हमने, फंक्शन ओवरलोडिंग भी देखा और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी देखा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अपन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रहे थे और फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग फंक्शंस को ओवरलोड कर रहे थे। या देखा होगा फंक्शन में ओवरलोडिंग में दो टाइप्स देखे थे कि फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, या तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग थे, 2 पैरामीटर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, या तो उसका डेटा टाइप भी डिफरेंट था। मतलब जो इंट मतलब नाम होगा सम ही होगा, लेकिन एक का इंट होगा, एक का डबल होगा, एक का फ्लोट होगा। तो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन वर्चुअल फंक्शन यूज़ करते हैं, पॉइंटर्स यूज़ करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। नाउ कंपाइल टाइम फास्ट होता है क्योंकि ऑफकोर्स अगर कंपाइल मतलब क्या, कंप्यूटर खुद कर रहा है तो ऑफकोर्स वो फास्ट होगा। रन टाइम ये स्लो हो जाता है क्योंकि वो कंपाइल करते 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 वो चीज़ें कर रहा होता है, तो ऑफकोर्स वो स्लो होगा। नाउ ये फ्लेक्सिबल कम होता है और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स। अपन आगे बढ़ते, एक ये भी देख लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच में। अभी ये देखो, यहाँ ये होता है ओवरलोडिंग होता है सेम क्लास के अंदर, और ये होता है बेस क्लास। और देखो यहाँ पे चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है। चाइल्ड इज़ योर डिराइव क्लास एंड पेरेंट इज़ योर बेस क्लास। अभी यहाँ पे ये पॉइंट फालतू है, कुछ काम कर रही। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है और ओवरराइडिंग का होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। फंक्शन ओवरलोडिंग में वी में हैव नंबर ऑफ ओवरलोड फंक्शन। अच्छा, तो फंक्शन अगर ओवरलोडिंग कर रहे हो तो यू कैन हैव नंबर ऑफ मतलब नंबर, कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन हैव n number of overloaded functions if you are doing function overloading, right? But if you are function overriding, if you are doing function overriding, तो ऐसा नहीं होता आप n number of बना दोगे जितने आपके डिराइव, क्योंकि आपने देखा कि बेस क्लास एंड डिराइव क्लास का रिश्ता होता है, ठीक है। बेस क्लास के मेथड को मैं डिफाइन करूँगा डिराइव क्लास में, तो जितने मेरे डिराइव क्लास होंगे उतने ही मैं फंक्शन ओवरराइड कर सकता हूँ। आई डोंट हैव दैट फ्रीडम, मैं बस n नंबर ऑफ टाइम्स में नहीं कर सकता ओवरराइड, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे, फंक्शन ओवरराइडिंग होगी इन द चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो उस फंक्शन में होगी जहाँ पे चाइल्ड क्लास होगा, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्चुअल फंक्शन एंड इट इज सिग्निफिकेंस। तो देखो यहाँ लिखा है, देखो होता क्या है, वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, जो डिक्लेयर होता है बेस क्लास में, डिराइव होता है और उसको रीडिफाइन होता है डिराइव क्लास में, ठीक है। वही चीज़ जो अपन तब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ पूरी घुमा घुमा के लिखी हुई है। देखो वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हुए जो अपन, ठीक है, प्रीसीड मतलब किसी भी फंक्शन की नेम से पहले अपन वर्चुअल लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द वर्चुअल फंक्शन कैन बी रीडिफाइंड इन डिराइव क्लास। वही चीज़ अभी जस्ट देखी अभी। द यूजिंग वर्चुअल फंक्शन वी कैन हैव वन इंटरफेस, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आर यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड तो ये वन इंटरफेस, मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल टास्क, ठीक है। मतलब अगर आपने एक इंटरफेस क्या होता है, एक सिंपल सा ढांचा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरफेस, ठीक है। अब उस ढांचे के सिमिलर मल्टीपल फंक्शंस होंगे और जो मल्टीपल टास्क कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आओ जी, ठीक है। नेक्स्ट यार ये सब वो घुमा घुमा के लिखा है यार, आप चाहे तो एसएस लेके कर लेना। अपन इसका कोड देखते हैं, ठीक है। कोड देखो, कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एसएस ले लो, चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो अच्छे से। कुछ है नहीं वैसे खास यहाँ पे। कोड देख लेते हैं, इसका कोड ज़रा सही लिखा है। शायद कोड वैसे कोड आएगा नहीं, बट सिर्फ मेरे को लग रहा है इसके साथ कोड करना चाहिए, मतलब क्या बता आ जाए। तो देखो हमने किया क्या, देखो हमने यहाँ पर बनाया क्लास बेस, ठीक है, पब्लिक। अब पब्लिक में मैंने क्या किया, देखो एक इंट आई लिया। अब मैंने बेस नाम का बनाया कंस्ट्रक्टर और उसमें मैंने पैरामीटर दिया इंट एक्स, और फिर मैंने आई की वैल्यू ले ली। दिख रहा है यहाँ पे, मैंने आई की वैल्यू ले ली एक्स, समझ में आया। अब मैंने यहाँ पे लिखो वर्चुअल यूज़ किया है, वर्चुअल वॉइड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यूजिंग बेस वर्जन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे लिखा मैंने, और मैंने सी आउट कर दिया आई, मैंने आई की वैल्यू आउट कर दी। अब आई हैव अ डिराइव क्लास, एज यू कैन सी आई हैव अ डिराइव क्लास। अब देखो मैंने वर्चुअल लिखा था वॉइड के आगे, है ना। अब यहाँ पर मैंने फिर से वही चीज़ की, पहले मैंने बनाया। अब ये अच्छा, ये क्या डिराइव है, डिराइव किसी जो डिराइव है किसी, ये देखो ये बेस क्लास था, ये था मेरा बेस क्लास, ठीक है। इससे डिराइव किया मैंने क्लास डिराइव 1। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेम चीज़ वही कर रहा हूँ। देखो पहले मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है वॉइड फंक्शन, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे मैंने वर्चुअल नहीं लिखा हुआ। क्यों, देखो गरज ही नहीं। यहाँ पे अगर आपने वर्चुअल लिख दिया ना तो वापस नहीं लिखते वर्चुअल, ठीक है। देखो ये कोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके चांसेस काफ़ी कम है आने के, बट स्टिल आप यू कैन स्किप इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस कोड, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत अगर आ गया तो चलो बेटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यूजिंग डिराइव 1 वर्जन सी आउट आई प्लस आई, मतलब अभी यहाँ पे डिराइव क्लास में क्या, मैं आई प्लस आई आउट करवा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे बेस क्लास में सिर्फ आई रिटर्न करवा रहा था, और यहाँ पे डिराइव में मैं आई प्लस आई रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आई हैव अनदर, मेरे पास एक और क्लास है डिराइव 2, ठीक है। ये भी मैंने पब्लिक में से डिराइव किया, और यहाँ पर मेरे पास वॉइड फंक्शन है। देखो वॉइड, अभी देखा समझ में आ गया होगा, कोई एक इंटरफेस था। इंटरफेस कहाँ पे था, बेस फंक्शन में। जब भी लिखा था मैंने क्या लिखा था, वर्चुअल, है ना, वर्चुअल वॉइड फंक्शन,
ठीक है। अब उसके मल्टीपल फंक्शंस देखे आपने, एक डिराइव 1 में था, एक वॉइड फंक्शन एक डिराइव 1 में था, एक डिराइव 2 में है, और मल्टीपल टास्क कर रहा है, राइट। जो मेरा बेस में था वो सिर्फ आई दे रहा था आउटपुट, जो मेरे डिराइव 1 में था वो आई प्लस आई दे रहा था, और जो मेरे डिराइव 2 में है वो आई इंटू आई दे रहा है। सिर्फ तीनों अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंट मेन लिख रहा हूँ, ठीक है, इंट मेन लिखा। अब यहाँ पे देखो बेस का मैंने बनाया ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप। देखो एस्ट्रिक मतलब होता है पॉइंटर, ठीक है। एस्ट्रिक आगे लिखे मैंने पी, तो है तो मेरा ऑब्जेक्ट ही। बेस का आगे मैंने कुछ भी लिखा मतलब है मेरा ऑब्जेक्ट, बट उसका टाइप क्या है, पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। एक होता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट, एक होता है पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट, दिस इज माई पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है नम, देखो मैंने लिखा इंट नम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था, जूम कर लूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट नम। अब मैंने लिखा इंटर सम नंबर, और मैंने नम की वैल्यू इंटर करा ली, ठीक है। यहाँ पे हो गया सीन नम ले लिया। अब मैंने क्या किया, बेस के ऑब्जेक्ट में नम पास करवा दिया भैया, ठीक है। बेस के ऑब्जेक्ट, बेस का एक और बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी एक ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ था बेस का, पर ये पॉइंटर था। अभी मैंने नया बनाया OBJ, नया ऑब्जेक्ट है, और मैंने इसके अंदर पास किया नम, ठीक है। तो ये चला जाएगा मेरे बेस के कंस्ट्रक्टर को। देखो कोड आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है भैया, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ज़रा घाई में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वन शॉट है। अगर वही बोल रहा हूँ, मतलब इसके चांसेस कम है, अगर मैं देख लो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड तो आप छोड़ सकते हो, अभी भी बोल रहा हूँ, बट वैसे है तो ईजी, आप कंटिन्यू करो बस थोड़ी देर मेरे साथ। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने बेस का बनाया ऑब्जेक्ट नम, दिख रहा है आपको, मैंने बनाया ऑब्जेक्ट नम। अभी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने नम पास कर दिया, नम क्या, नम के लिए ले ली मैंने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाया D1, और डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाया D2, ठीक है। और दोनों में मैंने नम पास करवा दिए। समझ में आ रहा है आपको, मतलब मैंने एक नम लिया, मानो कि मेरे नम की वैल्यू 5 है, तो वही मेरी नम 5 नम मेरी जो वैल्यू मेरी ऑब्जेक्ट के बेस के ऑब्जेक्ट में गई, डिराइव के ऑब्जेक्ट में गई, और डिराइव 2 के भी ऑब्जेक्ट में गई, सेम चीज़। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बनाया P इज इक्वल टू एंड OBJ। अब P क्या था मेरा, याद करो भैया, P था मेरा बेस क्लास का पॉइंटर, ठीक है। तो बेस में मैंने क्या दिया, बेस में मैंने स्टोर किया एड्रेस एंड %OBJ। OBJ क्या है, OBJ देखो यहाँ लिखा है, OBJ मेरा बेस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने P के थ्रू कॉल किया मेरे फंक्शन को, ठीक है। वॉइड क्या तो आपको वॉइड फंक्शन था ना, वॉइड फंक्शन, जब इसे कॉल करना होगा तो वॉइड तो लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। ये तो मेरा रिटर्न टाइप था, तो मैं कॉल कैसे करूँगा, मेरे फंक्शन के नाम से, और मेरे फंक्शन का नाम ही फंक्शन था, तो मैंने P से कॉल किया फंक्शन को। अभी मैं अब ऐसे कॉल, अगर मैं मान लो मैंने ये जो लिखा है एस्ट्रिक P, अगर ये एस्ट्रिक P ना होकर सिर्फ P होता, तो मैं कैसे कॉल करता, P डॉट फंक्शन, लेकिन मेरा ये नॉर्मल था क्या, नहीं, ये मेरा पॉइंटर था। तो जब मेरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अगर वो पॉइंटर हो ना, तो मैं ऐसे कॉल करता हूँ, ये एरो देके। तो मैंने देखो एरो देके कॉल किया फंक्शन को, ठीक है। एक पार्ट यहाँ पे खत्म। तो नेक्स्ट सेगमेंट मैंने क्या किया, मैंने P के अंदर सेव किया एड्रेस ऑफ $D1 का ऑब्जेक्ट। नाउ मैंने P के अंदर, नाउ व्हाट इज माई P इज़ माई ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास, ठीक है। P क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। और D1 क्या है, डिराइव क्लास का। तो मैंने P उसी पॉइंटर के अंदर जो B का ऑब्जेक्ट था, मैंने अब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कर दिया है, और फिर मैंने उसी P के थ्रू कॉल किया फंक्शन को। अब ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा, ये फंक्शन जाएगा मेरे डिराइव D1, याद है क्या, डिराइव 1 वाले जो फंक्शन में जो चीज़ लिखी थी वहाँ पे जाएगा। अब मैंने सेम चीज़ रिपीट की, मैंने P के अंदर सेव किया एड्रेस D2 का ऑब्जेक्ट, वही सेम P जो मेरा ऑब्जेक्ट था बेस क्लास का, उसके अंदर मैंने एड्रेस सेव कर दिया मेरे डिराइव सेकंड डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कर दिया, और मैंने उसके थ्रू कॉल किया। अब जाके मैंने रिटर्न किया। तो अब देखो मेन समझ लो भैया, वर्चुअल यूज़ क्यों करते हैं। अभी तुम लोग मेरे को बताओ कि मेरे पास जो वॉइड फंक्शन था मेरे बेस में था, उससे मैंने डिराइव किया एक क्लास डिराइव 1, उसमें भी था, फिर उससे मैंने एक और डिराइव किया, ठीक है, समझ रहे हो। एक था दादे के पास था एक अपना क्या लिखता था फंक्शन था, दादे ने अपने बेटे को दिया, और उसके बेटे ने उसके बेटे को दिया। अब ये 3 लोग के पास है डिराइव क्लास में, है ना, एक बेस, उसके बाद डिराइव, एक और डिराइव। अब मेरे को बताओ, जब मैं इंट मेन में कॉल करूँगा कि मैं कॉल करूँ फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। मैंने ऐसे यहाँ पे मैंने कॉल किया P डॉट फंक्शन। अबे उससे क्या पता किसको कॉल करना है, क्योंकि तीनों फंक्शन में तो अलग अलग चीज़ें हो रही है। एक में सिर्फ रिटर्न आई प्लस आई, और एक में रिटर्न आई इंटू आई। उसे क्या समझ में आएगा कि कौन से वाला आई को कॉल करना है। यहाँ पे 3 जगह पे 3 प्रॉपर्टीज ये हो रहे हैं। अब इसीलिए अपन यूज़ करते हैं वर्चुअल। एक बार जब मैंने वर्चुअल यूज़ कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेस के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं मेरे डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं वर्चुअल नहीं लिखता ना, तो मैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कभी भी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस ही नहीं कर पाता। जो मैंने पहले किया ना, P से मैंने एक्सेस किया फंक्शन D2, P से मैंने एक्सेस किया D1,
ये नहीं होता अगर मैंने वर्चुअल यूज़ नहीं किया होता तो। आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करके फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोड यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ वी हैव प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, एंड ये काम के वैसे तो अपने प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब इसमें क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन इज़ अ वर्चुअल फंक्शन विच इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिराइव क्लास। ठीक है, सेम चीज़ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं डिराइव क्लास के थ्रू। ठीक है, द क्लास कंटेन अ प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड इट्स कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जिस क्लास के अंदर, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस क्लास के अंदर हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नाउ द वर्चुअल फंक्शन आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग प्योर स्पेसिफायर एट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे अपने देखो सेम चीज़ होती है यार, सेम चीज़ होती है, काम भी सेम होता है, बस ये होता है कि जब लास्ट कोड जो आपने देखा आपने सिर्फ वर्चुअल लिखा था, है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्चुअल का आप 0 भी लगा दोगे, इक्वल टू 0 लगा दोगे, इतना ही फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। द क्लास ए इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो ये सेम चीज़ है, ये आप देख सकते हो यार, आपको चाहिए तो सेम है, सेम कोड एकदम, कुछ फ़र्क नहीं है कोड में, बस यहाँ पे एक ही फ़र्क है, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, वर्चुअल यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्ले इज इक्वल टू 0 लिखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़, अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। अब यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास विच इज़ मोस्टली यूज एज अ बेस क्लास। ठीक है, इसको अपन देखो बेस क्लास पता है ना आपको क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि डिराइव क्लास में आपने किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट घोषित कर दिया। ठीक है, बेस क्लास को करते हैं अपन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास विच इज मोस्टली यूज एज अ बेस क्लास। इट कंटेन एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, अब जैसे हमने देखा एक लास्ट भी टॉपिक में देखा हमने, है ना, तो जो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है वो ऐसा क्लास है जिसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना ही चाहिए। नाउ अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी यूज टू स्पेसिफाई एन इंटरफेस दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द सब क्लासेस। अब इंटरफेस क्या होता है, अब हमने देखा था लास्ट पार्ट में कि हमारे पास एक इंटरफेस होता है जो बेस क्लास में होता है, जिसके बीच अपन वर्चुअल लिखते हैं, है ना, और उस इंटरफेस को बहुत सारे जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके सब क्लास, मतलब या उसके चाइल्ड क्लास बोल लो या आप डिराइव क्लास बोल लो, है ना। तो वो चीज़ लिखी है यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफाई एन इंटरफेस। ऐसे इंटरफेस स्पेसिफाई कर दो जो बाद में आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सको सेम नाम से, है ना। नाउ तो वर्चुअल फंक्शन हैविंग नो बॉडी नहीं होती वर्चुअल फंक्शन की। ठीक है, स्पेसिफाइड बाय इज इक्वल टू 0। अगर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी नहीं है और आपने उसको इक्वल टू 0 कर दिया तो दैट इज़ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। एज यू कैन सी इन दिस कोड, जहाँ पे हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन का कोड देखा था, यहाँ पे देखो इसकी बॉडी ही नहीं थी। प्योर वर्चुअल डिस्प्ले में देखो इज इक्वल टू 0, खत्म, बॉडी नहीं है, कुछ बॉडी नहीं है उसकी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि दिस टेल्स द कंपाइलर को ये बता रहा है कि कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन के लिए। ठीक है, रिलेटेड टू द बेस क्लास। सो व्हेन अ फंक्शन इज मेड प्योर इट फोर्सेस एनी डिराइव क्लास टू ओवरराइड इट। मतलब अगर आपने किसी इसको फंक्शन को अपने अगर प्योर बना दिया है, ठीक है, वर्चुअल प्योर बना दिया है, तो वो फोर्स करेगा किसी भी डिराइव क्लास को कि उसको ओवरराइड करे मतलब क्या, उस नाम को वापस रीडिफाइन करे, उसको ओवरराइडिंग बोलते हैं ना। फंक्शन का नाम सेम होगा बट उसका डेफिनेशन मैं रीडिफाइन करूँगा मेरे डिराइव क्लास में। तो अगर मैंने वर्चुअल कर दिया है तो फोर्स करेगा कि मैं उसको रीडिफाइन करूँ। ठीक है, तो ये इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मतलब अगर इसका आप सोच रहे होंगे फिर क्या ही फ़ायदा, बॉडी नहीं है तो उसको क्या, मतलब क्या सेंस ही नहीं बन रहा। तो सेंस ये बनता है कि दिस विल मतलब ये अगर मैंने किसी को प्योर बना दिया, वर्चुअल फंक्शन को मैंने प्योर कर दिया, तरीका है गारंटी करने का कि डिराइव क्लास विल प्रोवाइड इट्स ओन रिडेफिनेशन। मतलब गारंटी, मतलब एक इंश्योर करने का। अगर समझो कि मैं कोई बहुत बड़ा कोड लिख रहा हूँ जहाँ मुझे हर एक डिराइव क्लास में, देखो ये मैं एग्जांपल बस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे डिराइव क्लासेस हैं मेरे और मुझे यहाँ पे ओवरराइड करना है। बट ऐसा हो सकता है कि मैं किसी में करना भूल जाऊँ, मतलब गलती से मेरे से रह जाए, मैं ओवरराइड ही ना करूँ। पर अगर मैंने वर्चुअल यूज़ कर लिया तो वो मेरा कोड रन ही नहीं होगा, मेरा एरर दिखा देगा उस पार्ट पे जहाँ पे मैंने ओवरराइड नहीं किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गारंटी देता है, गारंटी दैट डिराइव क्लास विल प्रोवाइड इट्स ओन रिडेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक और ये चैप्टर, ये यूनिट सब खत्म होता है। धन्यवाद।